Hello learners, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to continue study note 8 related to direct taxation, that is income under the head capital gains. Previous video में हमने क्या डिस्कस किया था? Previous video में हमने देखा था स्लम सेल और उसके साथ साथ हमने कंसिडरेशन फॉर लैंड और बिल्डिंग और बोथ वाला पॉइंट डिस्कस किया था. क्या बोल रहा है देखिए, सेक्शन नंबर 50B दैट इज रिलेटेड टू स्लम सेल. स्लम सेल क्या होता है? हम क्या करते हैं, हमारी एक अंडरटेकिंग पूरी एक साथ सारी चीजें वहां की बेच देते हैं या फिर बहुत सारे एसेट्स एक साथ बेच रहे हैं, तो इन दैट केस क्या कहलाता है? स्लम सेल कहलाता है. और जब आप चीजें एक साथ बेचते हो तो इंडिविजुअली हर एक एसेट की वैल्यू करना पॉसिबल नहीं हो पाता है. इन दैट केस स्लम सेल का हमको अलग से वैल्यूएशन करना होता है. सो इस केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी? सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के लिए बोला गया कि जितना अमाउंट जब आप स्लम सेल कर रहे हैं, मतलब सारे एसेट्स को एक साथ बेच रहे हैं, इन दैट केस जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है वो अमाउंट आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे. कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लिया जाएगा? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए बोला गया कि जिस भी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को आप बेच रहे हैं उस अंडरटेकिंग का नेटवर्थ आप देख लीजिए. नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्थ मतलब ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी. सो ऑल एसेट्स में हमारे तीन टाइप के एसेट्स हो सकते हैं. पहला होगा डेप्रिसिएबल एसेट, दूसरा एसेट जिसपे हमको डिडक्शन मिल चुका है, या फिर कोई और एसेट. सो अगर डेप्रिसिएबल एसेट्स है, इन दैट केस उनकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू आपको लेनी है, मतलब डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू होगी वो आपको लेनी है. नेक्स्ट ऐसे एसेट्स हैं जिन पे आपको डिडक्शन मिलने वाला है, तो उनकी वैल्यू आपको लेनी है कॉस्ट माइनस जितना आपको डिडक्शन मिला है. अदर एसेट्स मतलब इनके अलावा डेप्रिसिएबल और डिडक्शन वाले एसेट्स को छोड़ के अगर कोई और एसेट है तो उनके लिए आप क्या लेंगे? बुक वैल्यू. तो हमने बोला नेट वर्थ ऑफ बिजनेस लेना है. नेट वर्थ क्या होता है? ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी. एसेट तीन टाइप के हो सकते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करा दिया. नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पे कोई भी इम्प्रूवमेंट कंसिडर नहीं किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट इंडेक्सेशन. सो इंडेक्सेशन भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन एसेट को हम लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बोल सकते हैं. किस भी हाफ में? अंडरटेकिंग के हिसाब से. मतलब जिस भी पर्टिकुलर अंडरटेकिंग को आप बेच रहे हैं आपको चेक करना है कि वो अंडरटेकिंग कितनी पुरानी है. अगर 3 साल के अंदर है तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म. ऐसे करके आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्सेशन बेनिफिट यहाँ पे नहीं मिलता. रिवैल्यूएशन अगर कुछ भी हुआ है तो वो रिवैल्यूएशन आपको क्या करना है? इग्नोर करना है. नेक्स्ट हमने देखा था सेक्शन नंबर 50C. सेक्शन नंबर 50C किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कंसिडरेशन इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ. हमको कंसिडरेशन मिल रहा है, किसके लिए मिल रहा है? लैंड, बिल्डिंग या बोथ के लिए. इन दैट केस क्या कंसिडरेशन मिलता है? कंसिडरेशन दैट मींस सेल कंसिडरेशन और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन. हमको पता है लैंड, बिल्डिंग या बोथ हम सेल कर रहे हैं तो नॉर्मली जैसे हम कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से सारी चीजें कैलकुलेट होती है. बस आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को कैसे कैलकुलेट करना है इन डिटेल वो यहाँ पे बताया गया है. सो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको चेक करना है स्टैम्प वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर, ठीक है. सबसे पहले हम ये चेक करेंगे. अब अगर स्टैम्प वैल्यू हायर है एक्चुअल वैल्यू से और वो हायर सिर्फ 105% से ज्यादा हायर है, क्या बोल रहा है समझिएगा. स्टैम्प वैल्यू जो है वो हमारे एक्चुअल वैल्यू के 105% से ज्यादा है. इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आप स्टैम्प वैल्यू ले लीजिए. और अगर 105% ऑफ एक्चुअल वैल्यू से कम है, मतलब हम समझ लेते हैं एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 100. हमारा स्टैम्प वैल्यू कितनी है? 102, ठीक है. अब एक्चुअल वैल्यू का 105% दैट इज 105. यहाँ पे क्या 105% ऑफ एक्चुअल वैल्यू हमारे स्टैम्प वैल्यू से ज्यादा है? आंसर इज नो. नहीं है तो आपको क्या करना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको एक्चुअल वैल्यू को ले लेना है, दैट इज 100, ठीक है. आई होप क्लियर हुआ हो. ये हमने इन डिटेल प्रीवियस क्लास में देख रखा है. अब अगर इसके बाद हमारा जो बोलना चाहिए, जो भी हमारा असेसी है वो अगर उसको लग रहा है कि टैक्स में से बहुत ज्यादा चार्ज किया जा रहा है, इन दैट केस वो किसके पास जाएगा? वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास. वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास कब जा सकता है? जब उसको लग रहा है कि स्टैम्प वैल्यू जो है वो मोर देन है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट, दैट इज लैंड और बिल्डिंग और बोथ. तब वो किसके पास जाएगा? वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास. अगर वैल्यूएशन अथॉरिटी
जो भी डिसीजन ले आपको क्या करना है, स्टैम्प वैल्यू और वैल्यूएशन अथॉरिटी की वैल्यू दोनों में से जो भी लोअर होगी वो एक्चुअल आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। तो 2 स्टेप्स आपको यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। सेकंड स्टेप तभी फॉलो होगा जब वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास गया है। अगर आप वैल्यूएशन अथॉरिटी के पास नहीं जा रहे हैं, इन दैट केस बस यहीं पे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। हमने ये प्रीवियस वीडियो में पूरा इन डिटेल देखा है। नेक्स्ट हम आते हैं, हमने आपको जो होमवर्क दिए थे क्वेश्चंस वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 16 क्या बोल रहा है, देखिए एक्स लिमिटेड है जिसके पास बहुत सारी अंडरटेकिंग्स है और कई सारे बिजनेस वो चला रहा है। ईयर 1920 में कंपनी ने अपनी एक अंडरटेकिंग बेच दी, ठीक है, जिसमें लॉस हो रहा था लास्ट 5 ईयर्स से, ठीक है, और कितने पे बेची, तो 300 लाख में बेच दी विदाउट असाइनिंग वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इंडिविजुअल एसेट्स और लाइबिलिटीज को वैल्यू ना असाइन करके डायरेक्टली 300 लाख में पूरी की पूरी अंडरटेकिंग को उन्होंने बेच दिया। बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन डेट ऑफ सेल इज एज अंडर आपको दिया हुआ है। लैंड की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी हुई है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी अवेलेबल है। मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर सब कुछ उसने बेच दिया। जब बेचा उसने तो उसने ब्रोकरेज भी पे किया @ 5%। आपको कंप्यूट करना है कैपिटल गेन। सो हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है, हमको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेना है जितने पे हमने बेचा, दैट इज 300 लाख, ये हमको पता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेना है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको लेना है नेट वर्थ। तो ये नेट वर्थ हमको कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। सो नेट वर्थ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऑल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लायबिलिटी। सो सारे एसेट्स हम लेंगे और उसमें से आउटसाइडर्स लायबिलिटी को माइनस करेंगे। सो एसेट्स में क्या क्या आएगा, लैंड आएगा जिसकी बुक वैल्यू लेंगे। देखिए स्टैम्प वैल्यू हमारी कब कंसिडरेशन ली जाती है, जब स्पेसिफिकली हम लैंड को बेच रहे हैं। क्या हम सिर्फ लैंड बेच रहे हैं, आंसर इज नो। सो एज हम लैंड सिर्फ नहीं बेच रहे हैं, है ना, सिर्फ लैंड हम नहीं बेच रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे लेना होगा आपका पूरा वैल्यू। तो यहाँ पे स्टैम्प वैल्यू जो है ये हमारे कोई भी काम की नहीं है। हम क्या लेंगे, बुक वैल्यू। हमने बोला था हमने एसेट्स को स्लम सेल के अंदर 3 चीजों में डिवाइड किया था। पहला डेप्रिसिएबल एसेट, क्या लैंड डेप्रिसिएबल एसेट है, आंसर इज नो। क्या इस पर डिडक्शन मिला है, आंसर इज नो। तो आपको क्या लेनी है, बुक वैल्यू, ये हमको पता है, ठीक है। सेम वही चीज हमने यहाँ किया है। नेक्स्ट देखना है मशीनरी। मशीनरी क्या डेप्रिसिएबल एसेट है, आंसर इज यस। डेप्रिसिएबल एसेट है तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू लेनी है। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू दैट इज रिटन डाउन वैल्यू आपको लेनी है, दैट इज 60 लाख रुपीज। तो ये हमने यहाँ लिया। फर्नीचर क्या डेप्रिसिएबल एसेट है, आंसर इज यस। डेप्रिसिएबल एसेट है इसलिए उसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू लेंगे जो कि रिटन डाउन वैल्यू 90 लाख रुपीज दी हुई है। स्टॉक क्या हमारा डेप्रिसिएबल एसेट है, आंसर इज नो। क्या डिडक्शन मिला है, आंसर इज नो। हमारे पास ये किस में जाएगा, अदर एसेट में। अदर एसेट की क्या लेते हैं हम, बुक वैल्यू। सिमिलर वे में डेटर्स की भी बुक वैल्यू लेंगे और क्रेडिटर्स की भी बुक वैल्यू लेंगे, ठीक है। सो क्रेडिटर्स माइनस होगा, बाकी सारी चीजें ऐड होंगी, हमको नेटवर्थ मिल जाएगा। सो 50 लाख प्लस 60 लाख प्लस 90 लाख प्लस 30 लाख प्लस 40 लाख माइनस 50 लाख हमने किया, तो नेटवर्थ हमारे पास अवेलेबल हो रहा है 220 लाख, ठीक है। सो हमको मिल गया नेटवर्थ। अब देखिए हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली बोल दिया कि लॉस हो रहा है कंटिन्यूअसली पिछले 5 साल से। पिछले 5 साल से लॉस हो रहा है, इन दैट केस हम बोल सकते हैं कि अंडरटेकिंग पुरानी है 5 साल से भी, है ना। हमको तो सिर्फ 3 साल का देखना होता है। सो एज 3 साल से पुरानी है तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, हमको पता चल गया। क्या इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, आंसर इज नो। स्लम सेल में कोई भी इंडेक्सेशन बेनिफिट हमको नहीं मिलता। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी, तो जितने पे हमने बेचा है दैट इज 300 लाख, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ किया है क्या, आंसर इज यस, हमने किया है। ब्रोकरेज पे किया है 5%। तो अगर हम ब्रोकरेज कैलकुलेट करें 5% ऑन 300 लाख दैट इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज। सो 15 लाख हमारा ब्रोकरेज हो गया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है, ये नेटवर्थ हमने जो अभी निकाला वो हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 220 लाख। और एट लास्ट कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पे निल रहेगा और हमारे पास वैल्यू आ रही है 65 लाख, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होने वाला है। आई होप सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई हो। हमने एक और एग्जाम्पल देखा था प्रीवियस वीडियो में, आप वहां जाके देख सकते हैं अगर आपको यहाँ पे क्लैरिटी नहीं हुई है तो। नेक्स्ट आते हैं हम। नेक्स्ट मैंने आपको 2 क्वेश्चन और होमवर्क दिए थे, किससे रिलेटेड, सेक्शन नंबर 50C, जहाँ पे लैंड और बिल्डिंग और बोथ का वैल्यूएशन करना होता है, कंसिडरेशन दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ली जाएगी वो वहां पे देखते हैं।
सो क्वेश्चन देखिए, मिस्टर ए है जिसने परचेस किया है लैंड, कब परचेस किया है, 1/6/2001 को परचेस किया है 25 लाख रुपए में, जो कि उन्होंने बेचा, कब बेचा, 1/7/2019 को उन्होंने बेच दिया 80 लाख रुपीस में। उस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दी हुई है 95 लाख, आपको कंप्यूट करना है कैपिटल गेन। सो अभी यहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है हमारे पास, अवेलेबल है सबसे पहले तो कितने पे बेचा और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है जितने में हमने सेल किया उसका 105% क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है या कि ज्यादा है। तो आंसर इज यहाँ पे ज्यादा है, आप देख सकते हैं 80 और 95 लाख, तो 105% से ऑफकोर्स ही बात ज्यादा है। इन दैट केस हम स्टैम्प वैल्यू को लेंगे, हमको देखना होता है 80 लाख और 90 लाख, 95 लाख, विच एवर इज हायर। सो हायर कौन सा है, 95 लाख हायर है, तो वो हमने रिकॉर्ड कर दिया। कितने से हायर है, 105% ऑफ एक्चुअल वैल्यू से भी हायर है, इसलिए हमने वो ले लिया। ठीक है, एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ किया नहीं है हमने। एट लास्ट हमारे पास इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा, तो 25 लाख में हमने खरीदा था, कब खरीदा था, 2001-2 में खरीदा था। इंडेक्सेशन अभी का हम ले लेंगे और उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि 2001 में खरीदा था और 2019 में हम बेच रहे हैं। ठीक है, सिमिलर वे में एक और एग्जांपल मैंने आपको दिया था, मिस्टर एक्स है जिसने परचेस किया है हाउस, कब परचेस किया, 1/4/2001 को 15 लाख रुपए में, और ये हाउस वो अब बेच रहे हैं 39/2019 को 60 लाख रुपीस में। इस दिन की स्टैम्प वैल्यू आपको दी हुई है 75 लाख। सबसे पहले चेक करना है क्या एक्चुअल वैल्यू दैट इज 60 लाख का 105% कितना होता है। सो अगर हम कैलकुलेट करें 60 लाख का 105%, दैट इज इक्वल टू 63 लाख। ठीक है, 63 लाख हमारे पास आ रहा है, 63 लाख और स्टैम्प वैल्यू दैट इज 75 लाख, दोनों में से हायर कौन सा है, 75 लाख हायर है, तो हम 75 लाख को लेंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बोल रहा है कि 1% हमने एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर किया है। आपको वैल्यूएशन ऑफिसर के पास हम गए, तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास हमारे पास वैल्यू आई 72 लाख, तो हम किसको कंपेयर करेंगे, 75 लाख और 72 लाख को कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, स्टैम्प वैल्यू दैट इज 75 लाख और एक्चुअल वैल्यू का 105% हमने कंप्यूट किया दैट इज 63 लाख। तो यहाँ पे हमारे पास हायर कौन सा आया, स्टैम्प वैल्यू, वो हमने लिया। ठीक है, इसके बाद हम वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा रहे हैं, इसलिए 75 लाख लेंगे और वैल्यूएशन ऑफिसर ने कितनी वैल्यू बताई है, 72 लाख। इन दोनों में से जो लोअर होता है वो एक्चुअल में हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनता है, दैट इज 72 लाख, वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर की बात आती है, सो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हम किस पे चार्ज करते हैं, नॉर्मली सेल कंसिडरेशन में डायरेक्टली चार्ज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सेल कंसिडरेशन 72 लाख है, हमको उसके ऊपर चार्ज करना चाहिए, लेकिन ध्यान दीजिए एक्चुअल में हमने सेल कितना पे किया है, एसेट, हमने एसेट सेल किया है 60 लाख पे, तो हम 72 लाख पे कैसे चार्ज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, है ना। सो हम किस पे चार्ज करेंगे, 60 लाख पे चार्ज करेंगे, 1% दैट इज इक्वल टू 60,000। फिर आती है बात इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने एक्वायर किया था 15 लाख में, 2001 में एक्वायर किया था, उसके हिसाब से हमने निकाल लिया और एट लास्ट हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हुई हो। सो क्या हमारा 50C कंप्लीट हो गया, आंसर इज नो, अभी भी हमको बहुत सारी चीजें इसके बारे में डिस्कस करनी है। हमने पिछली क्लास में जो डिस्कस किया था वो इसका थोड़ा सा पार्ट ही था, हम इसका आगे का पार्ट आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, मिस्टर ए हैं जिनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि उन्होंने खरीदी थी 1/4/2001 में, सॉरी वो बिल्ड कर रहे थे उस समय, उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन कराना चालू किया था 1/4/2001 में अपना हाउस प्रॉपर्टी। 1/4/2003 को जब इनका कंस्ट्रक्शन पार्शियली कंप्लीट हो गया तो इनको पता चला कि इनका ट्रांसफर होने वाला है यूएस में, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इनका ट्रांसफर होने वाला है यूएस में। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया 1/4/2005 को और टोटल कॉस्ट इनको पड़ा 30 लाख। एज अब इनको पता चल गया कि इनका ट्रांसफर होने वाला है तो ये क्या चाहते हैं, ये अपना घर बेचना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये बाद में वापस भी आ सकते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट कर लिया। 1/4/2006 को इन्होंने मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि वो अपना हाउस बेचेंगे 1/4/2019 को। वो इतने लेट क्यों बेच रहे हैं, वो इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि बीच बीच में यहाँ आना जाना हो सकता है, तो घर रहना चाहिए हमारे पास। तो इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया मिस्टर बी के साथ कि 60 लाख रुपए में मैं आपको ये घर बेच दूंगा। कब बेचूंगा, 1/4/2019 को। और उनसे उन्होंने मिस्टर बी से मिस्टर ए ने टोकन मनी ले लिया 6 लाख रुपीस। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है, हमारे पास दिया हुआ है स्टैम्प वैल्यू घर का 1/4/2006 का 80 लाख रुपीस,
अब एक्चुअल में हमारा घर कब जा रहा है मिस्टर बी के पास? 1/4/2019 को हमने उसको हैंड ओवर किया है। हमको जितना बचा हुआ अमाउंट था वो भी मिल गया और साथ साथ हमने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। इस दिन की स्टैंप वैल्यू है 2 करोड़। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमने एग्रीमेंट कर लिया था पहले ही, एग्रीमेंट पहले ही हो गया था, लेकिन हमारा जो एसेट है वो ट्रांसफर लेट हुआ है। एग्रीमेंट का डेट और ट्रांसफर का डेट डिफरेंट है। इन दैट केस क्या यहाँ पे हमने जो एक्चुअल में कंसिडरेशन लिया है उसको ले सकते हैं क्या? तो उसके लिए देखिए क्या बोला गया, डिफरेंस इन डेट ऑफ एग्रीमेंट एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमारा एग्रीमेंट डेट और जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया अपना हाउस को मिस्टर बी के नाम पे तब का डेट दोनों अलग अलग है। इन दैट केस क्या बोल रहा है, देखिए कंडीशन। सबसे पहले तो जो भी अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है और पार्ट देयर ऑफ हैज बीन रिसीव्ड, हमको कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव होना चाहिए। तो क्या मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कुछ पार्ट दिया था? आंसर इज यस। कितना दिया था? 6 लाख रुपीज आज टोकन मनी उन्होंने दे दिया था। तो ये हो गया हमारा पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। ये जो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है वो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू आपके पास आना चाहिए। ठीक है, अगर इन तीनों सिस्टम से आपके पास ये अवेलेबल हो रहा है, हमारे पास अमाउंट जो 6 लाख रुपीस है वो मिस्टर ए को मिस्टर बी इन तीनों में से कोई भी मेथड से दे रहा है, इन दैट केस ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, ये कब होना चाहिए? ऑन और बिफोर द डेट ऑफ एग्रीमेंट फॉर ट्रांसफर। जब भी हमने एग्रीमेंट किया उस दिन या उसके पहले आपको ये पैसे मिल जाने चाहिए। पैसे मिलना जरूरी है, साथ साथ एक एग्रीमेंट होना भी जरूरी है। ठीक है, तो 2 चीजें होनी चाहिए, पार्ट कंसिडरेशन मिलना चाहिए और एग्रीमेंट भी होना चाहिए। अब क्या बोल रहा है देखें, जो भी वैल्यू हमने अडॉप्ट की है असेसेबल है स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी के थ्रू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट में बी टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द डेट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सॉरी जब हमारा ये एग्रीमेंट बना था, जब हमारा एग्रीमेंट बना था वाले दिन का हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आया क्योंकि उस दिन का लें कि इस दिन का लें, तो क्वेश्चन इसलिए आया क्योंकि जो मिस्टर ए है उनको एक्चुअल में कितना रुपए मिल रहा है? सिर्फ 60 लाख रुपीस मिलेंगे उनको 1/4/2019 को इन टोटल, है ना। लेकिन उनका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उस दिन का देखा जाए तो कितना आ रहा था? 2 करोड़। तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा इसके ऊपर टैक्स पे करना, क्योंकि उतना अमाउंट तो उनको मिला ही नहीं है ना। इन दैट केस इसीलिए बोला गया कि आपने जब एग्रीमेंट कर लिया, ध्यान दीजिएगा जो मिस्टर बी पैसा पे कर रहा है, मिस्टर बी ने किससे पे किया हो? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, अकाउंट पे ही चेक या फिर अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट किया हो, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? आपको यहाँ पे एग्रीमेंट के दिन वाला जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उसको आप एज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले सकते हैं, ऐसा बोला गया। ठीक है, सो अब आती है बात हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी ली जाएगी? सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम लेंगे यहाँ पे हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। सो हमने एग्रीमेंट कितने पे किया था? 60 लाख पे किया था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी उस दिन की? 80 लाख। सो ये 80 लाख हमारा अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब आती है बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम नॉर्मली ले सकते हैं। हमारा जब फुल्ली कंस्ट्रक्ट हो गया हाउस उस दिन का हमको लेना है। ठीक है, 2005 में हमारा हाउस फुल्ली कंस्ट्रक्ट हो गया था, तो उस दिन के हिसाब से सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे होंगी। सो यहाँ पे आएगा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आएगा? तो देखिए हमारे पास अमाउंट है 30 लाख। हमने घर कब लिया था? हमने घर लिया है 2005-06 को हमारा हाउस फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो 2005-06 का हम यहाँ पे क्या लेंगे? उसका इंडेक्सेशन लेंगे, दैट इज 117। हमारा घर हमको कब मिला? 289 डिवाइडेड बाय 117, दैट इज इक्वल टू, ये आपका आएगा 74,10,256। ठीक है, अगर इसको हम 80 लाख से माइनस करें तो आपके पास ये बच रहा है 5,89,744। ठीक है, सो इस तरीके से ये पूरा कैलकुलेशन होता है। हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे अराइज हो रहा है। हमने क्या किया? हमने यहाँ पे देखा कि ट्रांसफर का डेट और एग्रीमेंट का डेट अलग अलग है, तो क्या सिचुएशन अराइज होती है उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा सेक्शन नंबर 50C। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। इससे रिलेटेड और एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे हमने जो नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो देखिए, मिस्टर हरी है जिन्होंने परचेस किया है हाउस, कब परचेस किया है? 1
1/7/2005 को परचेस किया है। कितने पे परचेस किया है? परचेस किया है 18 लाख पे, और साथ साथ 7 लाख रुपीज उन्होंने खर्च किया है फॉर इम्प्रूवमेंट। कब खर्च किया है? 1/8/2010 को। इसके बाद उन्होंने एग्रीमेंट किया, किसके साथ एग्रीमेंट किया? मिस्टर श्याम के साथ एग्रीमेंट किया कि वो अपना घर बेचेंगे। कब बेचेंगे? 10/12/2014 को। कितने पे? 55 लाख पे वो अपना घर बेचने वाले हैं, ठीक है। और उनसे उन्होंने 5 लाख रुपीज आज टोकन मनी ले लिया है उसी पर्टिकुलर दिन में। और किससे लिया है? अकाउंट पे चेक के थ्रू लिया है, ठीक है। और इस दिन की आपको स्टैम्प वैल्यू दी हुई है 56 लाख। ये हाउस हैंड ओवर कर दिया गया मिस्टर श्याम को ऑन 1/2/2020 और रजिस्ट्रेशन करा दिया गया उस दिन। स्टैम्प वैल्यू उस दिन की भी आपको दी हुई है 80 लाख। देखिए, दो स्टैम्प वैल्यू दी हुई है, एक एग्रीमेंट डेट की और दूसरा हमको दिया जब हमने रजिस्ट्रेशन कराया। हमने बोला कि एक तो पहला एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट है, और साथ साथ आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिलना चाहिए बायर से एज कंसिडरेशन या पार्ट कंसिडरेशन। किसके थ्रू? अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू। यहाँ पे हमको अकाउंट पे चेक के थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है। इन दैट केस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ले सकते हैं? उस दिन की जो भी आपकी स्टैम्प वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले सकते हैं। तो उस दिन की स्टैम्प वैल्यू कितनी है हमारी? उस दिन की स्टैम्प वैल्यू है 56 लाख, ठीक है। स्टैम्प वैल्यू हमने लिख लिया। क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर हुआ है क्या? आंसर इज नो, कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर नहीं है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आते हैं तो हमने घर एक्वायर किया था 18 लाख का, ठीक है। 18 लाख का एक्वायर किया था। कब किया था? 1/7/2005 को। तो उसका हम यहाँ पे ले लेंगे CII। सो उसके हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 44,46,154। एक बार आप भी जरूर चेक कीजिएगा इस अमाउंट को। इसके बाद हमने इम्प्रूवमेंट भी कराया है। कितने का इम्प्रूवमेंट कराया है? 7 लाख का इम्प्रूवमेंट कराया है। ट्रांसफर कब हो रहा है? 1920 में हो रहा है। और साथ साथ हमने इम्प्रूवमेंट कब कराया है? 2010 में कराया। तो उसके हिसाब से हमने इंडेक्सेशन ले लिया है। और एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आ रही है यहाँ पे 12,11,377, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। कितने का आ रहा है? सो ये आपका माइनस में आ रहा है 15,7537। एक बार और मैं आपको ये कैलकुलेट कर देती हूँ ताकि हमको यहाँ पे कोई भी डाउट ना रहे। 56 लाख का हमारा है, 44,46,154 अगर हम माइनस करें और साथ साथ 12,11,377 माइनस करें तो एट लास्ट आपके पास आ रहा है 57,371 माइनस में, ठीक है। सो 57,371 माइनस में हमारे पास आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप क्लियर हुआ हो। बहुत ईजी। हमने स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया है। कब का लिया है? जब हमने एग्रीमेंट किया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए, मिस्टर रॉय है जिनकी एज दी हुई है आपको 56 ईयर्स। उनके पास रेसिडेंशियल हाउस है जयपुर में। ये उन्होंने एक्वायर किया था 1/10/2006 को 6 लाख रुपीज में उन्होंने एक्वायर किया था। इसको ये बेच रहे हैं आप 65 लाख में। कब बेच रहे हैं? 1/2/2020 को बेच रहे हैं। स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी ने इसकी वैल्यू फिक्स की है 72 लाख। असेसी ने पे किया 2% सेल कंसिडरेशन ऑन ब्रोकरेज ऑफ सेल प्रॉपर्टी। कंप्यूट करना है आपको कैपिटल गेन। बहुत इजी है। देखिए, हमने अपनी हाउस प्रॉपर्टी कितने पे बेची है? 65 लाख पे बेची है। स्टैम्प वैल्यूएशन आपको दिया हुआ है 72 लाख। तो 65 और 72 आपको देखना है विच एवर इज हायर। सो यहाँ पे हमारा वैल्यू आएगा 72 लाख। अब इसके बाद आता है एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर। तो एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कितने पे चार्ज होगा? 65 लाख पे चार्ज होगा। क्यों चार्ज होगा? क्योंकि वही हमारा सेल वैल्यू है और सेल वैल्यू के ऊपर ही हमारा चार्ज होता है। सो 2% ऑफ सेल कंसिडरेशन हमको ये लेना है। तो ये आपका आएगा 1,30,000 रुपीज आपका ये यहाँ पे अमाउंट आएगा। एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। फिर इसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की बात आती है। तो हमने एक्वायर किया था 6 लाख रुपए पे, ठीक है। कब एक्वायर किया था? 2006 में एक्वायर किया था। तो 6 लाख इंटू 289 डिवाइडेड बाय, अगर हम देखें 67 का इंडेक्स वैल्यू, तो ये आपका आएगा 120 के आसपास। और इसका हम अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास आएगा 14,21,311। क्या कोई इंप्रूवमेंट हुआ है? आंसर इज नो। एट लास्ट हमारे पास आ रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दैट इज 56,48,689। एक बार आप भी ये सारी वैल्यूज को जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। आपको क्या करना है? पूरे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो वैल्यूज मैंने लिख लिया आपने भी लिख लिया। आपको क्वेश्चन पढ़ के एक बार वीडियो को पॉज कर दीजिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो खुद से एक बार सॉल्व कीजिए और उसके बाद में आंसर्स देखिए, ठीक है।
ये हो गया हमारा क्वेश्चन। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो सेक्शन नंबर 50C। अब आते हैं हम नेक्स्ट, दैट इज सेक्शन नंबर 50CA। ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसी से रिलेटेड है। देखिए क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर्स मतलब क्या होता है? अनकोटेड मतलब अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है। अनलिस्टेड शेयर्स की बात की जा रही है यहाँ पे सेक्शन नंबर 50CA। सो उसका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा वो यहाँ पे बताया गया। देखिए, जब भी कोई कैपिटल एसेट हो, कैपिटल एसेट कौन सा है? शेयर है, कंपनी का शेयर है अदर देन कोटेड शेयर। कोटेड शेयर मतलब लिस्टेड शेयर्स होते हैं, उनको छोड़ के कोई और शेयर है, दैट इज अनलिस्टेड शेयर्स, ठीक है। अगर उनका ट्रांसफर हो रहा है और ट्रांसफर फेयर मार्केट वैल्यू से कम पे हो रहा है, इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यू आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बन जाएगी। हमने सेक्शन नंबर 50C में क्या देखा? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने पे भी आपने बेचा है, विच एवर इज हायर, ये हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनता है। सो यहाँ पे कोई स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नहीं होती, इसलिए यहाँ पे क्या बोला गया? फेयर मार्केट वैल्यू या फिर एक्चुअल वैल्यू जितने पे आपने सेल किया है, विच एवर इज हायर, ये आपका क्या बन जाएगा? सेल कंसिडरेशन। सिर्फ यही चीज यहाँ पे बताई गई है। वहां पे जैसे हमने इन डिटेल और भी चीजें वैल्यूएशन अथॉरिटी वाली बात पढ़ी थी, वो सब यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही अप्लाई होता है कि फेयर मार्केट वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर, वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स है जिसने परचेस किए हैं 100 शेयर्स XYZ प्राइवेट लिमिटेड के। कब परचेस किए हैं? 1/4/2001 में परचेस किए हैं @10 पर शेयर। 1/4/2019 को वो ये शेयर्स बेचने जा रहे हैं मिस्टर वाई को @100 पर शेयर को बेचने जा रहे हैं, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू 200 पर शेयर है। इन दैट केस आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करना है। सो हमको देखना है कि एक्चुअल वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, वो हमारा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बनेगा। सो 200 रुपीज है पर शेयर, दैट इज इक्वल टू 20,000 रुपीज हो जाएगा। हम क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू, क्योंकि वो हायर है। 100 इंटू 200 हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट आती है बात कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे होगा 100 शेयर्स @10 ईच मल्टीप्लाइड बाय 289 डिवाइडेड बाय 100 अगर हम करें तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 2890, ठीक है। ना ही कोई इंप्रूवमेंट है, ना ही कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है। एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आएगी 20,000 माइनस 2890, दैट इज इक्वल टू 17,110। बहुत इजी था सेक्शन नंबर 50CA। कुछ इसमें आपको अलग नहीं लगा होगा, बहुत इजी है। फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू विच एवर इज हायर। अब आते हैं हम लास्ट सेक्शन नंबर 50 के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज सेक्शन नंबर 50D। 50D बहुत इजी है। क्या बोल रहा है कि अगर किसी भी केस में आपको सेल कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, आप सेल कंसिडरेशन डिटरमाइन नहीं कर पा रहे, इन दैट केस फेयर मार्केट वैल्यूज पर्टिकुलर कैपिटल एसेट की आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेना। किसी भी केस में अगर आपको सेल कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है तो जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगी उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। ये यहाँ पे आपको बताया गया है सेक्शन नंबर 50D के अंदर। बहुत इजी था, कुछ भी नया नहीं है इसके अंदर, है ना। अब हम आते हैं लास्ट जो हम आज देखने वाले हैं, वो है हमारा सेक्शन नंबर 51। सेक्शन नंबर 51 क्या बोल रहा है? देखिए, एडवांस मनी फॉरफिटेड। एडवांस मनी हम क्या कर रहे हैं? फॉरफिट कर ले रहे हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे क्या हो रहा है। मिस्टर ए है जिनके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है जो कि उन्होंने एक्वायर किया था 2002 में फॉर ₹20 लाख। 20 लाख का उन्होंने खरीदा था। अब क्या हुआ, इनको लगा कि अब इसको बेच देना चाहिए। तो ये कब बेच रहे हैं? देखिए 1/2/2016 को उन्होंने सोचा कि हम ये हाउस बेच देते हैं। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया मिस्टर बी के साथ कि वो अपना हाउस बेच देंगे ₹68 लाख, ठीक है। और वो उसको बेचने वाले थे। तो मिस्टर बी ने बोला कि मैं अभी पूरा अमाउंट डायरेक्टली नहीं दे पाऊंगा, मैं अभी आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, बचे हुए अमाउंट में 2 महीने के अंदर आपको दे दूंगा, ठीक है। सो उसने 2 लाख रुपए दे दिए, उनका एग्रीमेंट हो गया। मिस्टर बी का अच्छा खासा एग्रीमेंट हो गया। अब 2 महीने बीत गए, ठीक है। 2 महीने के 6 महीने भी बीत गए। अब मिस्टर ए को लग रहा है यार ये तो बेच ही ले ही नहीं रहा है, तो पैसे ही नहीं दे रहा है। तो मिस्टर बी ने क्या किया? मिस्टर ए ने बोला कि अब आप 66 लाख रुपीस दे नहीं रहे हैं, 6 महीने हो चुके हैं, मैं आपके 2 लाख रुपीस जो आपने दिए हैं, 2 लाख रुपीस जो आपने दिए हैं, वो मैं फॉरफिट कर रहा हूँ, ठीक है। सो क्या हो रहा है? एडवांस मनी जो हमको मिला था वो हम कर रहे हैं फॉरफिट। सो अगर ये एडवांस मनी फॉरफिट हो रहा है तो इस एडवांस मनी का क्या टैक्सेबिलिटी होगा, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 51 के अंदर। देखिए क्या बोल रहा है।
सेक्शन नंबर 51, एडवांस मनी फॉरफिटेड। समझ आ गया एडवांस मनी फॉरफिटेड क्या होता है? हमको एडवांस में मनी मिल गया, अब एज पूरा अमाउंट को पे नहीं कर रहा है तो हमने क्या किया, उस अमाउंट को फॉरफिट कर लिया। अब फॉरफिट अगर बिफोर 1/4/2014 के पहले हुआ है, 1/4/2014 के पहले हुआ है, इन दैट केस जब भी फॉरफीचर होता है ना, जब हमने ये 2 लाख रुपए क्या किए, फॉरफिट किए, उस समय ये टैक्सेबल नहीं किया जाता। किसके हिसाब से ये होता है? अगर 1/4/2014 के पहले हमारा मनी फॉरफिट किया गया है तो, ठीक है। और उस समय हम इसको टैक्सेबल नहीं करते, लेकिन कब करते हैं? अब देखिए, मिस्टर बी ने तो खरीदा नहीं, अब मिस्टर ए को अपना घर तो बेचना ही है ना। हमारे ये जो मिस्टर ए है, इनको अपना घर तो बेचना ही है, तो ये गए अब मिस्टर सी के पास। आज मिस्टर बी ने नहीं खरीदा तो ये मिस्टर सी के पास गए। कब गए? 1/4/2019 को गए और उन्होंने ये घर बेच दिया एट द रेट रुपीज, हम मान लेते हैं कि 80 लाख में उन्होंने ये घर बेच दिया मिस्टर सी को। तो क्या बोल रहा है? अब देखिए, लेकिन जब भी हम कैपिटल एसेट को आगे फर्दर ट्रांसफर करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे किया फर्दर ट्रांसफर टू मिस्टर सी। इन दैट केस जो भी अमाउंट हमने फॉरफिट किया है, वो अमाउंट को आप रिड्यूस कर देंगे फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ये कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है बिफोर 1/4/2014 अगर हो रहा है। इन दैट केस जिस टाइम भी फॉरफीचर हुआ उस समय कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी, और जब आप कैपिटल एसेट एक्चुअल में ट्रांसफर करेंगे तब उस फॉरफिटेड अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ऑन और आफ्टर 1/4/2014 है, मतलब अगर 1/4/2014 को या उसके बाद फॉरफीचर हो रहा है, इन दैट केस जितना भी अमाउंट फॉरफीचर का होगा वो अमाउंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल हो जाएगा। अब ये चेंज किया क्यों गया? देखिए, ऑफ कोर्स ही बात है, जैसे समझ लीजिए हमारा फॉरफीचर हो रहा है 1/4/2004 को, हम एसेट बेचने जा रहे हैं 1/4/2019 को, यहाँ पे फॉरफीचर किया था हमने 200 रुपीज, तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर एग्जांपल 1000 है, उसमें से माइनस कितना होगा? 200 ही होगा। भले ही वो 2004 का अमाउंट हो, अभी का वैल्यू के हिसाब से उसको नहीं लाया जाता, उसको डायरेक्टली माइनस कर दिया जाता है फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो ये गवर्नमेंट ने देखा कि ये सही नहीं है। एक तो इतना टाइम पीरियड के लिए हम उसको छोड़ के रख रहे हैं, इतने पीरियड तक हम उसको टैक्सेबल नहीं कर रहे हैं, और एट लास्ट हम सेम अमाउंट को ही यहाँ पे डिडक्ट कर दे रहे हैं, तो ये एक्चुअल वैल्यू हमारा फाइंड आउट नहीं होगा इससे, ऐसा लगा गवर्नमेंट को, और ये एक्चुअल में सही भी है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि ये जो भी अमाउंट आपको फॉरफीचर का मिलेगा, क्या यह रिलेटेड टू कैपिटल एसेट है? आंसर इज नो, क्योंकि कोई भी कैपिटल एसेट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा हम किसमें डाल देते हैं? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी फर्दर टैक्स ट्रीटमेंट आपको फॉरफीचर से रिलेटेड करने की जरूरत नहीं है। जब भी एसेट बेचोगे तो नॉर्मल जैसे कैलकुलेशन होती है उसी तरीके से होगी, ठीक है। अब आते हैं, इससे आई होप क्लियर हुआ हो आपको पूरा टॉपिक। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। मिस्टर ए है जिन्होंने हाउस परचेस किया है 1/8/2010 को, कितने का? 40 लाख रुपीस का उन्होंने खरीदा है। 27/2013 को वो एक एग्रीमेंट पे आए हैं, वो मिस्टर बी को बेचने वाले हैं वो एसेट 95 लाख का, ठीक है, और उन्होंने 5 लाख का टोकन मनी भी ले लिया है। ये ट्रांजैक्शन को अभी मटेरियलाइज नहीं किया गया और अमाउंट फॉरफिट कर लिया, क्योंकि ऐसा हुआ होगा कि हमारा जो मिस्टर बी है वो पूरा अमाउंट पे नहीं कर पाए होंगे, तो हमने अमाउंट फॉरफिट कर लिया। फाइनली ये हाउस हमने मिस्टर जेड को बेच दिया 120 लाख का। कब बेचा? 1/6/2019 को। आपको बोल रहा है कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए। सो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन में सबसे पहले बात आती है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या ले। सो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको दिया हुआ है, हम एक्चुअल में बेच कब रहे हैं? हम बेच रहे हैं 1/6/2019 को, तो असेसमेंट ईयर 2020-21 में हम कैलकुलेशन करेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा 120 लाख, ठीक है। अब आती है बात, क्या कोई एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर है? आंसर इज नो। एट लास्ट हमारा आता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है हमारे एसेट का? 40 लाख में हमने एक्वायर किया था। ध्यान दीजिए, हमने फॉरफीचर कब किया है? हमने फॉरफीचर किया है 27/2013 को। हमको बोला गया था कि अगर बिफोर 1/4/2014 होगा, इन दैट केस फॉरफिटेड अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से डिडक्ट कर देंगे, है ना। सो फॉरफिटेड अमाउंट कितना है? 5 लाख। ये 40 लाख से 5 लाख को डिडक्ट कर दीजिए, इसके बाद जो भी अमाउंट आएगा उस पर इंडेक्सेशन होगा अभी के हिसाब से, ठीक है। सो 289 डिवाइडेड बाय 167 फॉर 2010-11। सो अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये आपका आएगा 60 लाख
56,868 रुपीज यहाँ पे आपका आने वाला है। एट लास्ट हमारे पास कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा ऑफ रुपीज 59,43,114 का यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ हो, बहुत इजी चीज है ना। यहाँ पे हमने समझ लिया। अब इसके बाद हम आते हैं, हमने देख लिया बिफोर वाला केस, अब हम देख रहे हैं आफ्टर वाला केस। आफ्टर मतलब आफ्टर 1/4/2014 अगर होता है तो क्या होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दोनों मिलेगा आपको, बिफोर वाला भी केस और आफ्टर वाला भी केस। क्वेश्चन देखिए, मिस्टर वाई है जिन्होंने परचेस किया है लैंड 1/6/2002 को फॉर 20 लाख। इन्होंने एक एग्रीमेंट के अंदर वो आए हैं किसके साथ, मिस्टर पी के साथ, कि वो अपना लैंड बेचेंगे। 1/11/2012 को उन्होंने एग्रीमेंट किया और उनको 4 लाख रुपीज एडवांस मनी मिले हैं। अब ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हो पाया, इसलिए मिस्टर वाई ने फोरफीट कर लिया अमाउंट जो भी मिस्टर पी से मिला था। अब उसके बाद मिस्टर वाई को एज लैंड बेचना ही था, तो वो नए एग्रीमेंट में आए मिस्टर क्यू के साथ 12/7/2017 को, और उनको टोकन मनी भी मिल गया 6 लाख रुपीज एज एडवांस मनी। लेकिन वो भी उन्होंने फोरफीट कर लिया क्योंकि ये भी हमारा ट्रांजैक्शन मटेरियलाइज नहीं हो पाया। अब बोल रहा है कि फाइनली 1/2/2020 को हमने बेच दिया 86 लाख रुपीज में हमारा लैंड। देखिए 2 बार फोरफीचर हो रहा है, एक मिस्टर पी का अमाउंट, एक मिस्टर क्यू का। मिस्टर पी का कब हो रहा है, 1/4/2014 से पहले, और मिस्टर क्यू का कब हो रहा है, 1/4/2014 के बाद। तो ये वाला तो हमने समझ लिया कि 1/4/2014 के पहले होता है तो क्या करना है। अब मिस्टर क्यू का बाद में हो रहा है, तो बाद में होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी अमाउंट फोरफीट हो रहा है उसको पूरा आईएफएस के अंदर ले आइए और नॉर्मल जैसे ट्रीटमेंट होता है वैसे कीजिए। तो मैं आपको बोलूंगी कि एक बार ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करके आइए, हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। सो हमने आज क्या कंप्लीट कर लिया, हमने कंप्लीट कर लिया सेक्शन नंबर 50 के सारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए, साथ साथ सेक्शन नंबर 51 कंप्लीट कर लिया हमने। सो अभी तक हम देखें तो हमने कंप्लीट कर लिया 45, 46, 47, 48, 49, 50 एंड 51 तक हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट आता है 52, 53। ध्यान दीजिएगा ये दोनों प्रोविजंस सेक्शंस पहले ही हटा दिए गए हैं, ये अब अप्लाई नहीं होते। तो हम जो अगली क्लास में पढ़ेंगे वो होने वाला है हमारा सेक्शन नंबर 54, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम 54 स्टार्ट करेंगे। सिर्फ 2 ही सेक्शंस हमारे बच रहे हैं, हम सेक्शन नंबर 54 एंड 55, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। सो नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग विद सेक्शन नंबर 54। सो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। ये क्वेश्चन जरूर नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट। आई होप आपको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हुई हो। अगर सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आए और वीडियो हेल्पफुल लगा, सो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट more updates. So that's it. See you all in the next video.